नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि एसएससी ने अपनी ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आउट कर दी हैं और जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले हमें बात कर लेनी चाहिए कि आपके पास टाइम कब से कब तक है। जो फॉर्म्स हैं आप 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने पास रखना है आपका एंड्रॉयड फ़ोन और आपके फ़ोन में होना चाहिए एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स को भर लीजिए, क्योंकि आखिर में जब कैंडिडेट्स जाते हैं फॉर्म फिल करने तो उन्हें बहुत ही परेशानी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आप अगर बचना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म ज़रूर फिल करें। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सर्च इंजन में कोई भी सर्च इंजन पे जा सकते हैं, जैसे ब्राउज़र, गूगल या गूगल क्रोम। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में गूगल क्रोम पर जा रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ आपको एक ऐसा पेज नज़र आएगा। यहाँ आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर जाकर आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करनी है, ssc.nic.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज नज़र आएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक यूज़र नेम या नया रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है, जिसके लिए आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होता है। और जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा एक पेज नज़र आता है। यहाँ आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे आपका आधार कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी कोई दूसरी आइडेंटिटी कार्ड को लगा सकते हैं, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, स्कूल कॉलेज की आईडी कार्ड, कोई भी। इसी के साथ आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन स्पेशली 10th क्लास कि आपने कौन से बोर्ड से की है, आपका रोल नंबर क्या था, किस साल में आपने पास किया, देन आपका जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपने अभी तक कितनी एजुकेशन अचीव कर ली है, कितनी आपने पढ़ाई कर ली है, देन आपका मोबाइल नंबर, फिर आपकी ईमेल आईडी। यहाँ ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं। तो ध्यान रखिए, आप केवल वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपकी स्टेट यूटी का परमानेंट एड्रेस जहां आप रहते हैं, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, जहां भी आप रहते हैं आप इस ध्यान से डालिए और फिर सेव पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज नज़र आएगा। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास भेज दिया जाएगा। और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपका पासवर्ड भी होगा। इसके बाद वो आपसे कहेगा कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी यानी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ दोबारा से लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन देगा कि आप यहाँ अपनी पसंद का पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सेम पासवर्ड रहे तो आप उसी के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो आप इस प्रोसेस को करने के बाद अगला पेज जो आपको नज़र आएगा वो ये होगा। यहाँ आपसे बहुत बेसिक डिटेल्स फिर से पूछेगा, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, नेशनैलिटी क्या है, अगर आपकी फेस पर किसी तरीके के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, जैसे आपके चेहरे पे कहीं कट है या कुछ मार्क्स हैं, तो आप यहाँ अपने आइडेंटिफिकेशंस को जो आपके फेस पर हैं उन्हें यहाँ लिखकर बता सकते हैं। उसके बाद आपसे कुछ और भी चीज़ें पूछेगा कि आप डिसेबल हैं किसी तरीके से, किस तरीके की डिसेबिलिटी है। यहाँ अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। अगर आप ब्लाइंड हैं
और लो विज़न रखते हैं तो आप VH रखेंगे। अगर आप सुन नहीं सकते, आपको सुनने में तकलीफ़ है तो आप HH रख सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो OH रख सकते हैं। और अगर आपको किसी और तरीके की प्रॉब्लम है तो आप अपना ऑप्शन OTHERS अदर्स भी रख सकते हैं। इसके बाद आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, फिर परमानेंट एड्रेस चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर या टाइप ऑफ डिसेबिलिटी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ किसी तरीके की डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको इस पर कुछ भी क्लिक करने का, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपने परमानेंट एड्रेस डालेंगे, यूटी डालेंगे या स्टेट डालेंगे जहाँ आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, पिन कोड है और फिर प्रेजेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद और भी बहुत बेसिक डिटेल्स हैं जो कि सेम ही हैं। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जब आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने में कि जहाँ पर भी ये रेड मार्किंग्स है, ये के सभी जो बॉक्सेस हैं इन्हें फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। आप अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बहुत ही ध्यान से डालें और अपनी सभी डिटेल्स को बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि आगे जाकर गलती होने पर प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपको पेज नज़र आएगा वो ये है, जिसमें आपसे एक डिक्लेरेशन मांगेगा कि आपने जो भी डिटेल्स दी हैं आपने उन्हें चेक किया है और ये आप ही हैं जिसने डिटेल्स को फिल किया है। इसके बाद आपको आई एग्री पर यहाँ जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना होता है। देन टेक ड्राफ्ट प्रिंट भी है और फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट करने पर आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल हो जाने के बाद आप अपने किसी भी तरीके के जो एसएससी के न्यू फॉर्म्स आते हैं, सेम पासवर्ड, सेम यूज़र नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आगे भी भर सकते हैं। आपको बार बार ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को आगे बहुत दिक्कत होती है। उन्हें यही लगता है कि हमें बार बार ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ऐसा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड कहीं लिख कर रख सकते हैं ताकि आपको बार बार ये फॉर्म भरने की ज़रूरत ना हो। और अगर आप इस तरीके से ये फॉर्म दोबारा भरते भी हैं तो एसएससी इस फॉर्म को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता है। चलिए इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि आपका जो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसे भरने के लिए आपको क्या करना है। जब आपकी ये डिटेल्स पूरी हो जाएं तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म है ये आपको दिखाई दे रहा है। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपके लॉगिन करने पर आपको ये पेज नज़र आएगा। यहाँ आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज नज़र आएगा जिसमें आपसे पहले से ही दी गई डिटेल्स आपको नज़र आएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज एज ऑन 1/1/23, आपका जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन जो कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका 10th की जो क्या बोर्ड थी वो, आपका रोल नंबर, आपका 10th का ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आपने पहले किसी आर्म फोर्सेस में किसी तरीके की सर्विस दी है। अगर आपने दी है तो आप यस करेंगे, अगर आपने नहीं की तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको नीचे दिए गए और भी चीज़ों को भरना होता है, जैसे 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, ये आपको ये सभी भरना पड़ेगा अगर आप
एक सर्विसमैन हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे ये सभी फॉर्म्स, ये सभी जो बॉक्सेस हैं अनेबल हो जाएंगे, आपको इन्हें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू सिविल पोस्ट, अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ है पहले, अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपसे वो 15.1 में पूछता है क्या आप सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, अगर ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसके बाद 16.1 में वो पूछता है आर यू अ नेशनल कैडेट कॉर्प, क्या आपने कभी एनसीसी का सर्टिफिकेट या एनसीसी में कभी आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या यू वर अ कैंडिडेट ऑफ एनसीसी, क्या आप कभी एनसीसी के कैंडिडेट रहे हैं। अगर आपने यस किया तो आपको नीचे दी गई और भी चीज़ें फिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप नहीं हैं तो जैसे ही नो करेंगे आपको बाकी सभी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 16.1, 16.2 और फिर आपसे 17 पॉइंट में पूछता है कि आप अपना एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं। यहाँ आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। तो सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 में आप अपनी घर या जो आपका शहर है उससे सबसे नज़दीकी जो सेंटर आपके शहर में है या आपके शहर का कोई जो पड़ोस शहर है वहाँ पर, तो आप अपनी पसंद से कोई 3 सेंटर को चुन सकते हैं जहाँ आप अपने एग्ज़ाम को देने जा सकते हैं। इसमें जो जनरली सेंटर 1 में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाता है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है जो आपने सेंटर 2 या 3 में दी है वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जा सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। फिर स्टेट या यूटी ऑफ डोमिसाइल आप इसे देख सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो आप भरें, अगर आपको नहीं है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपसे नीचे और भी चीज़ें पूछता है, जो आपको समझ आती हैं आप भरिए, और जिन पर रेड मार्किंग है वो भरनी ज़रूरी है। अगर आपके पास वो सभी क्वालिटीज़, क्वालिफ़िकेशन, अगर आप उस चीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप भरिए, यस कीजिए, और अगर आप नहीं बिलोंग करते हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ या क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कुछ चीज़ें और पूछता है, जैसे 21 में वो पूछ रहा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, क्या आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ नक्सलवाद या मिलिटेंसी है, तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो। फिर वो पूछ रहा है 22 में कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस कीजिए, अगर आप नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपने नोटिफिकेशन का जो डाउनलोड किया हो अगर अपने फ़ोन में, तो आप देख सकेंगे कि जीडी में क्या क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, क्या पोस्ट आपको मिल सकते हैं। उन सभी पोस्ट के लिए कुछ नंबर हैं ABCD इस तरीके से, या अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें दिया हुआ है पोस्ट डिटेल, तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट डिटेल्स को देख सकते हैं कि क्या क्या पोस्ट अवेलेबल हैं, और पोस्ट को जैसे ही आप देखेंगे तो अपनी चॉइस को भरिए कि आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट चाहिए, फिर कौन सी चाहिए, फिर कौन सी चाहिए, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। फिर आपसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पूछता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन से ऊपर तक कुछ पढ़ाई की है, तो ये भी ज़रूरी है। फिर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ आपसे पूछते हैं कि क्या एजुकेशन पाई है आपने, क्या आपका स्टेटस है कि अभी आप उसके एग्ज़ाम में अपीयर करने जा रहे हैं या आप पास कर चुके हैं। अगर आप पास कर चुके हैं तो कौन से साल में पास की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, फिर यूनिवर्सिटी में आपका रोल नंबर क्या था, परसेंटेज CGPA क्या थी, ये सभी चीज़ें वो पूछता है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ DOPNT। तो ये एक तरीका है कि अगर आपको कुछ अलग से जॉब के लिए ऑफ़र चाहिए, या अगर आप अलग तरीके से जॉब करना चाहते हैं कुछ इससे हटकर,
क्या हम आपको इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, ऐसी वो चीज़ें वो पूछता है। अगर आप हाँ करना चाहें यस कीजिए, अगर नहीं तो नो। इसके बाद आपसे वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, आप कहाँ रहते हैं, आपका स्टेट पूछ रहा है। उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, पिन, मोबाइल नंबर सेम दीजिएगा जो आपने अपने पहले वाले फॉर्म में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया था। आपका ईमेल भी सेम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस फॉर्म को फिल करने से पहले ही आप अपनी एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो जो कि इस तरीके की हो, जिसमें आप अच्छी तरीके से नज़र आ रहे हो, किसी तरीके का कलर डिफरेंस ना हो, जो आपकी जो फ़ोटो है उसमें पीछे का बैकग्राउंड वाइट कलर में हो तो सबसे अच्छा है। और इस तरीके की जो फ़ोटो है यही आप डालें, ऐसी ही कुछ फ़ोटो आपकी जो हो वो डालें। ध्यान रखिएगा आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए उसका साइज़ है 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG या JPG का फॉर्मेट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोटो को इस फॉर्मेट में और इस साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूँगा। इसी तरीके से आप अपने सिग्नेचर को भी रेडी रखिए, जिसका साइज़ होना चाहिए 10 KB 20 KB के बीच में, साथ ही उसका भी फॉर्मेट JPEG एंड JPG ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपने पहले से करके रखा है तो आपको सिर्फ चूज़ फाइल में जाना है। उसके बाद आपकी जहाँ भी ये फ़ोटो अवेलेबल है आपके फ़ोटो की, जो आप यहाँ डालना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके रखिए। इसी तरीके से सिग्नेचर का भी करना है। और फिर यहाँ ये पूछ रहा है 29 पॉइंट में कि ये जो फोटोग्राफ है क्या आपने 20 जुलाई से पहले की है या बाद की है। अगर पहले की है तो आप नो करेंगे, और अगर बाद की है तो यस करेंगे। इसके बाद आपसे डिक्लेरेशन पूछता है कि हमने सभी चीज़ें एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लिया है, हमें सारी चीज़ें मालूम है। फिर आपसे कहते हैं वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, ये सेम चीज़ है। डिक्लेरेशन में आपसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक कैप्चा दिया होता है, यहाँ पे इस तरीके से है, लेकिन अलग अलग फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ये अलग अलग होते हैं। तो जैसा यहाँ दिखा रखा है एज इट इज़ आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड की मदद से टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू करने का मौका मिलता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप अपने फॉर्म पर एक बारी दोबारा नज़र डाल सकते हैं, जिसमें अगर किसी तरीके की कोई गलती होती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। अगर नहीं है तो आप इसी के साथ आगे जाइए। और फिर जब आप प्रीव्यू करते हैं तो आपसे वो फाइनली एक बार पूछता है कि क्या आप इसे फिलअप करना चाहते हैं, क्या आप इसके साथ आगे जाना चाहते हैं, आपके फॉर्म में किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं। और जैसे ही आप आगे जाते हैं वैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है। उसके बाद फिर वो आपसे पेमेंट के लिए ऑप्शन मांगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। आपके पास सब अलग अलग तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप अपने अलग अलग पेमेंट मेथड्स का यूज़ भी कर सकते हैं, पेटीएम, UPI या और फ़ोन पे, इस तरीके के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ऑफलाइन पैसे भरना चाहते हैं तो आप SBI का चालान कर लीजिए और उस चालान को बैंक में ले जा कर के जमा कर दीजिए 100 रुपये की फ़ीस के साथ, और आपका जो ये फॉर्म है ये पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। इसके बाद अगर आप अपने फॉर्म की कंडीशन जानना चाहते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट हो चुका है या उसमें किसी कुछ कमी अभी बाकी है, तो आप अपने SSC की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर यूज़र ID लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ आप अपने फॉर्म की जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म भर चुका है या उसमें किसी तरीके की दिक्कत है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन प्रेस करें। थैंक यू।